हम लोग पहले वैसे तो नॉलेज के लिए हम बता देंगे सिंगल पावर आईसी वाले फोन के बारे में भी थोड़ा सा। सिंगल पावर आईसी वाले फोन में अगर आउटपुट नहीं बन रहा है, जैसे कि Qualcomm MTK में आपको देखने को मिलता होगा सिंगल पावर आईसी PMI और PM बेस्ड फोन जो होते हैं, एक PMI लगा होता है, एक PM लगा होता है, फिर क्या होता है CPU होता है ना, और EMCP होती है। तो इस तरह के फोन को, फिर उसके बाद हमारा जो है ये PMI हट गया है, फिर 2 PM आ गए हैं। इस तरह के फोन को देखेंगे PM CPU और EMCP। फिर इस तरह के भी फोन आए हैं जिसमें 3 PM है, PM फिर PM फिर CPU और EMCP। फिर हमारा एक फास्ट चार्जिंग आया है, फास्ट चार्जिंग, फिर 3 PM फिर CPU फिर EMCP। फिर उसके बाद हमारा आया है फास्ट चार्जिंग, PM एक और PM और CPU, फिर एक और CPU बेसबैंड CPU, 2 CPU और फिर UFS, इसमें भी UFS भी होता है आपका, UFS और रैम। तो ये आपका लेटेस्ट फोन होगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी डुअल बैटरी सर्किट। डुअल बैटरी में आपका क्या होता है, 4 वोल्ट की 2 कनेक्टर्स होते हैं, 4 वोल्ट इंटू 2 और 8 वोल्ट बैटरी चार्जिंग सर्किट, 8 वोल्ट बैटरी चार्जिंग सर्किट। इनको यहां तक हम लोग देखेंगे। तो डुअल बैटरी वाली सर्किट, 8 वोल्ट वाली सर्किट, और ये जो हमारा बेसबैंड CPU वाले फोन है जिसमें फास्ट चार्जिंग के साथ में 4 PM लग के आएंगे और 2 CPU और UFS और रैम, ठीक है। रैम जो है CPU के ऊपर ही रहता है, डुअल डेकर होता है वो, जो कि मेन CPU के ऊपर होता है, ना कि बेसबैंड CPU के ऊपर। तो इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले तो इनको हम पढ़ेंगे पूरा डेड सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब डेड रिपेयरिंग के लिए क्या ट्रेसिंग होगा। उसके बाद हम 4G सेट से 5G सेट का नेटवर्क सेक्शन पढ़ेंगे, 4G का पहले फिर 5G का, क्योंकि बिना 4G को पढ़े आप 5G समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 4G को एक बार सही तरीके से फिर से रिवाइज करेंगे, जिनको आता होगा वो ठीक है, जिनको नहीं आता होगा वो फिर से उसको समझेंगे और उसके बाद 5G पे पहुंचेंगे। तो वहां पे समझ में आएगा कि 5G में 5 एंटीना क्यों दिया हुआ है, 4 एंटीना क्यों दिया है किसी फोन में, और 4G में 2 ही एंटीना होता है हमारा। तो उस चीज को आप तब समझ पाएंगे। DP-DT स्विच क्या है, वो सारी चीजें 5G में DP-DT स्विच बहुत सारे दिखेंगे आपको, और 4G में सिंगल DP-DT स्विच होती है या फिर डिवाइडर सर्किट होती है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपका जो है स्टार्ट होगा PMI और PM बेस्ड और CPU और MCP बेस्ड वाले फोन के ऊपर एक छोटा सा ट्रिक, उसके बाद डुअल PM और CPU MMC के ऊपर एक छोटा सा ट्रिक। इन दोनों को हम जो है कोशिश करेंगे आज और कल के अंदर कंप्लीट करना, इनकी डेट ट्रेसिंग कंप्लीट करना। फिर उसके बाद हम इन दोनों के ऊपर आएंगे। पहले हम विथ स्कीमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम विदाउट स्कीमेटिक पढ़ेगे। पहले हम जो भी चीजें सीखेंगे विथ स्कीमेटिक सीखेंगे, जिससे कि हमें कुछ टर्म जो है वो याद हो जाएंगे कि हमें इस आईसी को एक्टिवेट कराने के लिए इतने पॉइंट को चेक करना होता है। उसके बाद हम विदाउट स्कीमेटिक और विदाउट बिटमैप उस आईसी को भी हम हैंडल कर सकते हैं कि किस पिन से हम उस आईसी को एक्टिवेट करा सकते हैं, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट चेक करके, ठीक है। इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको जो है इरेज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा होगा जब पहला फोन हमारा मिला था, जैसे Redmi 5A टाइप का, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देना चाहते हैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि सबको लगभग ये फोन रिपेयर करने आता होगा। तो जस्ट 5A के बाद एक 5 प्लस फोन आया, और 5 प्लस फोन में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा कि एक PMI लगी हुई थी 8952 और एक CPU और एक EMCP लगा हुआ था। EMCP हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो तो आपका पोर्ट से बाहर की चीजें हो गई हैं। मतलब CPU पोर्ट बना लिया, मतलब हमारा बूट सीक्वेंस बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्या है PMI और यहाँ पे हमारा क्या है PM और ये हमारा क्या है CPU। तो इन तीनों को एक्टिव कराने के लिए जो मेन प्रोसेस होता था, इस PM में हमारी 7 कॉइल्स कनेक्टेड होती थी। टोटल कितनी कॉइल्स होती थी? 7 कॉइल, एक और एक 2 कॉइल जो है इसी आपस में कंबाइन होते थे ऐसे। इनको हम स्कीमेटिक पे भी दिखाएंगे अभी। ये 3 4, ठीक है, ऐसे 4 कॉइल हम बना लेंगे। एक हमारा ये जो होता था एप्लीकेशन कोर, APC बोलते थे इसको, और यहाँ पे हमारा एक मेन कोर होता था और एक होता था हम MEM मतलब मेमोरी। 0.9 वोल्टेज होता था और यहाँ पे 0.8 वोल्टेज और यहाँ पे भी 0.8 वोल्टेज।
एक और सप्लाई होती थी जो कि ऑफ रहती थी पहले, ऑन ये बाद में होता है, जब फोन ऑन हो जाता है और मॉडेम सेक्शन एक्टिवेट होता है तब ये वोल्टेज जनरेट होती थी, जो कि वी मॉडेम है, मतलब कि मॉडेम पावर है। उसके अलावा भी यहाँ पे दो वोल्टेजेस और बनती थी, एक हायर एलडीओ और एक क्या है लोअर एलडीओ, मतलब कि एच एलडीओ और क्या है एल एलडीओ। तो एल एलडीओ भी कुछ सेटों में ऐसा दिखने लगा कि वो सीपीयू के अंदर इंटर कर रहा है, लेकिन कुछ में जैसे Redmi 8 और 8A में देखेंगे तो उसका जो लोअर एलडीओ है वो सीपीयू को टच नहीं करता है, और हायर एलडीओ तो कभी सीपीयू को डायरेक्ट टच नहीं करता है इस तरह से। तो ये दोनों एलडीओ रिटर्न आईसी में जाते थे, ये प्रोसेस अभी हम समझेंगे। आपको ये क्लियर है कि टोटल हमें आउटपुट में, ये आउटपुट लाइन है, ये पूरा क्या है पावर आईसी का आउटपुट लाइन है, और पावर आईसी का जो आउटपुट लाइन होता है वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट होता है, सीपीयू के मेन सेक्शन के अंदर, जिससे कि सीपीयू क्या होता है हमारा एक्टिव होता है। मेन वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ये हमारा सीपीयू की लाइन है, जो कॉइल लाइन होती है, जो कॉइल से कनेक्टेड होती है। तो इनके बारे में भी देखेंगे, इन पे भी जीआर कितना आना चाहिए वो समझेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। चार्जिंग आईसी जो होता है, यहीं से हमारा वीपीएच का कॉइल रहता है, और ये वीपीएच पावर जनरेट करके मेन पीएम को दे देता है। और ये कितनी बार देगा, जितनी कॉइल लगी हुई है कम से कम उतनी बार तो एंट्री करेगा ही। अगर 7 कॉइल लगी है तो 7 बार ये एंट्री करेगा ही, और उससे 1-2 बार अधिक ही एंट्री करता है। अब याद रहे कि इनमें से कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई एक प्रिंट टूट गई है वीपीएच की, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर वीपीएच की कोई भी एंट्री वाली प्रिंट ओपन है तो आप उसको रिपेयर करेंगे, उस प्रिंट को बनाएंगे, और उसके बाद आप आईसी लगाएंगे, तभी इसकी आउटपुट बनेगी। अगर कोई भी प्रिंट वीपीएच की कोई भी इनपुट मिस हो रही है तो आउटपुट आपका कंप्लीट ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ये आपका क्या है, वीपीएच पावर है। वीपीएच पावर के जस्ट पहले यहाँ कॉइल पर एक बूट कैप लगा होता है, जिसपे आपको 0.8 ऐसे वोल्टेज देखने को मिलता है, मतलब 8 वोल्ट देखने को मिलता है। और ये हमारा वी बस सप्लाई इसके अंदर इन होता है ओबीपी आईसी से। वी बस आप लोगों को पता होगा 5 वोल्ट, और यहीं पे हमारा वी बैट कनेक्टेड हो जाता है, मतलब हमारा मेन बैटरी कनेक्ट होता है वी बैट। और बैटरी की कुछ सेंसर लाइंस होती हैं जो हमारी आईसी में कनेक्टेड होती है। वो चार्जिंग सेक्शन वाली वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो क्या वीपीएच चले जाने से ये पावर आईसी ट्रिगर हो जाएगी, आउटपुट जनरेट करने लगेगी? इन आउटपुट लाइंस के क्या होते हैं, कुछ फीडबैक लाइन भी होते हैं, जैसे कि इस कॉइल के आगे कैपेसिटर लगे होते हैं, और उन कैपेसिटर के जस्ट बाद से कुछ ट्रैक लाइन एज ए फीडबैक आती है, ठीक है। ये और ये कंपलसरी होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ये होना चाहिए। अगर ये फीडबैक लाइन भी ओपन हुई, अगर ये एफबी लाइन भी ओपन हुई, तो आपकी आईसी आउटपुट जनरेट नहीं करेगी। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। अगर ये फीडबैक ओपन हुआ, फीडबैक मतलब यहाँ पे पावर आईसी से जो भी वोल्टेज जनरेट हो रही है उसको रिटर्न पावर आईसी में आना है, और ये देखना है कि जो भी वोल्टेज और जो करंट हम जनरेट कर रहे हैं क्या वो प्रॉपर सही है कि नहीं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी होगी, फ्लैक्चुएशन होगा, तो आईसी शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो फीडबैक लाइन भी ओपन नहीं होने चाहिए, उनको भी अभी हम स्कीमेटिक से देखेंगे कि कैसे हम उनको पता करते हैं कि कौन सी लाइन हमारी फीडबैक की है, ठीक है। तो वीपीएच पावर एंट्री होते ही क्या ये आईसी आउटपुट जनरेट करेगी? इनमें पावर बटन भी होता है, और एक रजिस्टर से ये पीएमआई भी कनेक्ट होता है, और ये हमारा ऑन ऑफ की है, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो कि ग्राउंड होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, ग्राउंड होगा। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, तो एक पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा पावर की जो है, इधर से हमारा एक लो वोल्टेज आता है और यहाँ से हाई, तो इस पे 3 पॉइंट लगभग 6 वोल्टेज के आसपास आता है। और होता ये है कि इसको जब आप ग्राउंड से टच करते हैं तो ये वोल्टेज क्या हो जाता है, 0, मतलब कि ये पहले से हाई है, जब ग्राउंड से टच करते हैं तो ये क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और ये कुछ सेकंड, 3 सेकंड तक दबा के रखना है, मतलब लो रहेगा 3 सेकंड तक, और जैसे छोड़ेंगे फिर से ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान ये जो हाई है, लो है और हाई है, इसके दौरान ये आईसी क्या हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, और आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना शुरू करती है। तो आपको पावर की से या तो आप हाई लो हाई का लॉजिक दीजिए, इस क्वालकॉम के फोन को या मीडियाटेक के फोन को हाई लो हाई का ही लॉजिक देना होता है, स्पेक्ट्रम के फोन को भी। लेकिन सैमसंग के फोन को ऐसा नहीं करना पड़ता है, सैमसंग के फोन को लो हाई लो का लॉजिक होता है, यानी कि उसमें पावर इंजेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे पावर जो है उसको ड्रॉप करा जा रहा है, जिससे ये ट्रिगर हो रही है। लेकिन सैमसंग में क्या होता है,
ग्राउंड से टच नहीं करना होता है, सैमसंग में वीबैड से टच करना होता है, मतलब वीपीएस पावर से टच करना होता है पावर की को, और तब जाके पावर की ट्रिगर होती है। मतलब कि सैमसंग में ये डायोड इस तरह से हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये चीज हमें या तो पावर की प्रेस करने से मिलेगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, पावर की प्रेस करने से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, या फिर चार्जर लगाने से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम चार्जर लगाते हैं तो डिस्प्ले जो है MIPI सेक्शन जो होता है CPU से जो कनेक्ट होता है, उसके ऊपर हमें चार्जिंग का सिंबल शो हो जाता है, डिस्प्ले के ऊपर चार्जिंग का सिंबल जो है ऐसा शो हो जाता है, सिंबल ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो ये चार्जिंग का सिंबल शो हो जाता है MIPI पे, मतलब डिस्प्ले पे। तो ऐसा, इसका मतलब ये होता है कि ये सारी पावर्स जो हैं, जो CPU की फुल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जा रही है, केवल पावर ही नहीं, यहाँ तक कि क्लॉक और जो डेटा है वो सब मिल रही है CPU को। तो उसके बाद CPU जो है स्टोरेज से कम्युनिकेट कर रहा है और रैम एक्सेस की मदद से डेटा रीड कर रहा है, और रीड करके इस स्क्रीन पे जो है चार्जिंग का सिंबल अपीयर कर रहा है, मतलब चार्जिंग शो होता हुआ दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग लगाने से कुछ ऐसा अलग होता है। तो क्या होता है आप लोग बताएंगे इसको, सभी लोगों से मैं पूछूंगा आज यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले संदीप जी आप बताइए, माइक ऑन करिए। जी सर। यहाँ पे चार्जर लगाने से ऐसा क्या होता है कि पावर आईसी सीधे ट्रिगर हो जाती है विदाउट पावर प्रेसिंग? चार्जर लगाने के बाद PM एक्टिव होता है, उसके सभी बक और बूस्ट एक्टिव होते हैं, फिर वो CPU से एक्टिव क्यों होता है, कैसे एक्टिव MIPI। होता है, एक्टिव कैसे होता है ये जानना है। चार्जर लगाने से VPS पावर बनती है, और क्या बनती है जिससे ये एक्टिव हो जाता है? पावर गुड। या तो हम पावर प्रेस कर दें तो एक्टिव हो जाएगा, हमने पावर यहाँ पे प्रेस किया ही नहीं, बस चार्जर लगा दिया, और पावर आईसी कैसे एक्टिव हो जाती है? कंफर्म नहीं है? नहीं सर। ठीक है, प्रोसेनजीत जी माइक ऑन करिए अपना। जी सर। कैसे एक्टिव होती है बताइए। ये तो मेरे को भी मालूम है ये। ठीक है, नदीम जी अपना माइक ऑन करिए। कैसे एक्टिव होगी वो मेन पावर केवल चार्जर प्लग इन करने से? सर बीपीएच पावर आने से। बीपीएस पावर आने से आउटपुट बनने लगेगा, मतलब बैटरी लगाओ तभी तो बीपीएस बनता है, तो बैटरी लगाते फोन ऑन हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका नाम क्या है, माइक ऑन करिए। JMS मोबाइल ट्रेनिंग। सर शिवा। हाँ, कैसे होगा ये एक्टिव? सर जैसे हम चार्जर लगाएंगे तो ये बीबस जाएगा PMI के अंदर, हाँ ठीक है, PMI बीबस। रनिंग BPH निकालेगी, वो जाएगा PM के अंदर। हम्म रनिंग BPH जब मिलेगा PMIC को, तो उसके अंदर से सब उसके जो वोल्टेजेस बनते हैं, बग वोल्टेज, कोर वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज बन के CPU को जाएगा। ये बीपीएच आप बोल रहे हैं ना, रनिंग बीपीएच और बीपीएच में कुछ अंतर होता है क्या? सर एक तो रनिंग BPH होगा जो विदाउट बैटरी बनेगा। नहीं, बीपीएच हमेशा सेम होता है ना, बीपीएच तो बीपीएच ही होगा हर टाइम। नहीं सर, जैसे हम सर चार्जिंग पे लगाते हैं, बैटरी नहीं लगाते, तो बहुत सारे सेट क्या होता है, लोगो आता जाता रहता है। तो सर वो रनिंग BPH, और बैटरी लगा के जाऊँ तो कंटिन्यू सर वो BPH है। अच्छा, ऐसा कोई सिग्नल है जिसकी वजह से ये पीएम एक्टिवेट होगा? सर PM ऑन रिसेट होता है सर। वो पावर आईसी से निकलता है पीएम ऑन रिसेट, ठीक है, आपको भी जी क्लियर नहीं है उसका? अभी मैं उसको क्लियर करता हूँ, मैं वही जानना चाह रहा था सबका, अभी मैं उसको क्लियर जी करता हूँ, ठीक है। अब सैयद जी आप माइक ऑन करिए, अब बताइए कैसे होगा। पता नहीं है ये सर, मगर ये सैमसंग में आने वाला वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है ना सर, उसको कोई सिग्नल होगा शायद, मैं समझ रहा हूँ सर।
आपको भी नहीं पता है ये चीज? सर मैं तब से तकरीबन जूनियर हूँ सर, असलम भाई से भी बहुत जूनियर हूँ। अच्छा असलम जी माइक ऑन करिए अपना। जी सर। ये पावर आईसी कैसे ट्रिगर होगी विदाउट पावर प्रेस? विदाउट पावर प्रेस सर? नहीं सर, मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है। देखिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो पहले भी किए थे क्लास और ये सारी चीजें बताई गई थी उसमें। हाँ जी सर, थोड़ा बिजी था इसलिए वो क्लासेस देखा नहीं सर, इसलिए मैं फिर से ज्वाइन किया। ठीक है फिर माइक ऑन करिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से पावर गुड जनरेट होगी और ये चीज किसने बताया था? शायद संदीप जी ने, ठीक है। क्लियरली नहीं बताए थे लेकिन थोड़ा डाउट था उनको। यहां से क्या जनरेट होगा? सिस्टम ओके, और इसी को बोलते हैं पावर गुड। ये 1.8 वोल्टेज होती है, चार्जिंग आईसी से जनरेट होती है। और ये कब जनरेट होती है इसको कंफर्म करने का तरीका क्या है? जब बूट कैप पे 8 वोल्ट बन जाएगी, मतलब कि यहाँ स्विचिंग पिन पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। वो चार्जिंग प्लग इन टाइम में होता है। जब आप चार्जिंग प्लग इन करेंगे तो स्विचिंग होती है, जब आप बैटरी लगाओगे तो स्विचिंग नहीं होती है, नॉर्मल वीपीएच बनती रहती है, क्योंकि वो रेगुलेटर के थ्रू बनती है। इस तरह से यही वीपीएच रिटर्न आईसी के अंदर आती है और यहाँ से जो वीबैट पावर है वो रेगुलेट होके जो है रेगुलेटर से, और यहाँ से जाके वीपीएच को सस्टेन रखती है। लेकिन जब आप चार्जर प्लग इन करते हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, चार्जिंग की स्विचिंग होती है, और उसके दौरान यहाँ पे बूट कैप पे 8 वोल्ट जनरेट होता है। और अगर 8 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है मतलब कि पावर गुड भी जनरेट नहीं हो रहा है। और जब 8 वोल्ट जनरेट होगा तो पावर गुड जनरेट होगा, और जैसे ही पावर गुड हमारे मेन पावर आईसी के पिन पर पहुंचेगा और वीपीएच की एंट्री प्रॉपर सही से हो रही है और आउटपुट में कोई लाइन शॉर्ट नहीं है और फीडबैक की लाइन भी सही है, तो तुरंत पावर आईसी जो है आउटपुट वोल्टेज बना देगी। साथ ही साथ इस पावर आईसी के ये जो आउटपुट सेक्शन है इनको हम लोग बोलते हैं वी रेगुलेटेड 1, और इसके अलावा भी एक सेक्शन और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी रेगुलेटेड 2। तो वी रेगुलेटेड 1 के अंदर जो सेक्शन होता है उसमें हाई एम्पियर होता है। उसमें क्या होता है? हाई एम्प होता है। ठीक है, इसको हम साइड में लिख देंगे। जो वी रेगुलेटेड 1 के अंदर होता है वो हाई एम्प होता है। वी रेगुलेटेड 1 मतलब वी रेज 1 लिखेंगे उसको। उसमें क्या होता है? हाई करंट होता है और लो वोल्टेज होता है। हाई करंट एंड लो वोल्टेज। लेकिन जो वी रेगुलेटेड 2 होता है, वी रेगुलेटेड 2 जो है वो एक एलडीओ है, लो ड्रॉप आउटपुट है। इसके अंदर जो होता है लो करंट एंड मल्टीपल वोल्टेज। ठीक है, मल्टीपल वोल्टेज मतलब कि इसमें 1.8 भी मिल जाएगा, 1.0 भी मिल जाएगा, 3.0 भी मिल जाएगा। इस तरह की मल्टीपल वोल्टेजेस, 0.9 भी मिल जाएगा, 1.2 भी मिल जाएगा। ठीक है। हेलो, हाँ बताइए। आवाज कट हो रही। वॉइस आ रही मेरी? हाँ संदीप जी, सर आवाज कट हो रही। आपका नेटवर्क तो ठीक है, मेरे तो यहाँ पे ठीक दिख रहा है। एरर आ जाता है मेरा अगर वॉइस कट होती है तो। बाकी लोगों को वॉइस आ रही है? सर आ रही है सर। ये आ रही है सर। ठीक है। संदीप जी आपका शायद नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा होगा। मेरे यहाँ एक एरर आ जाएगा, जब मेरा एरर होगा तो यहाँ पे रेड सिंबल आ जाएगा। आपके यहाँ कुछ दिक्कत होगा। तो वीरेज 1 के अंदर क्या होता है? हाई करंट लो वोल्टेज होता है, क्योंकि सीपीयू का रिक्वायरमेंट भी यही होता है। सीपीयू को ऑन होने के लिए हाई करंट और लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और जो एलडीओ होता है, जो एल सीरीज की वोल्टेज होती है, वो वीरेज 2 से जनरेट होती है। इसमें हमारा L12 मतलब L1 से लगा है L23 तक की वोल्टेज बनती है। 23 तरह की वोल्टेज बन रही है, जिसमें से L5 की एक जो वोल्टेज है जो 1P8 है, मतलब 1.8 है, वो इंपॉर्टेंट होती है इस फोन में, जो कि Redmi 5 Plus की तरह का फोन है। मतलब एक PMI है और एक PM है, तो उसमें हम एक 1.8 चेक करेंगे जो कि L5 है 1.8। वो इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है क्योंकि ये वोल्टेज पूरे बोर्ड में हर एक सेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। कई बार फोन के अंदर ये वोल्टेज शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होता है। तो बताने का मतलब ये था, वीपीएच प्रॉपर इन हो रही है, पावर गुड आईसी में जा रहा है, आउटपुट लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, फीडबैक लाइन सही है, और वीरेज 1 और वीरेज 2 में कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं है। वीरेज 2 की कोई लाइन शॉर्ट नहीं है, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। अगर ऐसा है फिर भी आउटपुट नहीं बना रहा है, सीधा सीपीयू क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव करते ही आउटपुट वोल्टेज बनने लगेगा।
और उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करके डालना है, स्टेबल हो जानी चाहिए वोल्टेज, वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे स्टेबल मतलब क्या है। तो ये समझ में आ गया कि पावर आईसी एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट क्या है। सिंगल पावर आईसी, हमें वीपीएच की एंट्री प्रॉपर चाहिए और उसके साथ चार्जिंग आईसी से आने वाला पावर गुड चाहिए। या तो हम पावर बटन प्रेस करके एक्टिवेट करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी पावर आईसी सही है। जैसे आप पावर बटन ट्रिगर करोगे तो आउटपुट कॉइल्स के ऊपर वोल्टेज मिलने लगेगी, मतलब कि आप समझ जाओगे कि हमारी पावर आईसी क्या है, ओके है, काम कर रही है, आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रही है। या तो ये प्रोसेस है, या तो आप चार्जर लगा के चेक करते हैं। हाँ बताइए। वीरेज 2 से ही सर वीरेज 2 से वीरेज 2 से 1.8 वोल्टेज से लेके 1.2 0.3 तक का वोल्टेज उसी से जनरेट होता है सर, उसी लाइन से। हाँ, ये सारी एलडीओ वोल्टेज जो है ना, जितने भी बोर्ड में 23 तरह की वोल्टेज बनेगी, L1 से L23 23 प्रकार की वोल्टेज बनेगी जो अलग अलग सेक्शन में जाएगी बोर्ड के। तो सारी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जी सर। जो इंपॉर्टेंट है वो ड्रॉ किया यहाँ पे, इसको ज्यादातर चेक करना आपको, ये बार बार शॉर्ट होता है। सर हाँ बताइए। जैसे हमारा जो वीरेज 1 वाली जो लाइन है, ये हमने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है, ये शॉर्ट नहीं बता रहे हैं कोई भी लाइन। और वीरेज 2 वाली जो है हमारे एलडीओ वाली जो लाइन है, ये भी हमने सारे चेक कर लिए, कोई इन्हें भी हमने चेक कर लिया, इन्हें भी हमने चेक कर लिया। अगर कोई शॉर्ट नहीं बता रहे हैं तो क्या पावर आईसी का मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, जो पावर आउटपुट नहीं कर रहा है तो? हाँ, तो पावर आईसी तो आपने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, फिर भी आउटपुट नहीं बन रहे, उस कंडीशन को मैं बता रहा हूँ कि आईसी कैसे एक्टिवेट होगी, ठीक है। अच्छा, आईसी चेंज करने के बाद अगर आईसी चेंज करने के बाद नहीं बन रहा है तो सीपीयू रिमूव करके चेक करना है। वही कंडीशन में बता रहा हूँ कि आपकी पैड प्रॉपर सही है कि नहीं, ये पता करना है आपको, फिर आईसी चेंज करना है। या फिर पहले ही आप आईसी चेंज कर लीजिए, नहीं बन रहा है तब आप पैड के ऊपर आइए। अगर क्या पता पहले ही आईसी चेंज किया, वोल्टेज बन गई, तो आपके लिए कम टाइम में रिपेयर हो जाएगा वो, ठीक है जी। और अगर आपने आईसी चेंज नहीं किया और सारी पैड चेक की, उसमें एक पैड ओपन मिली, तो फिर वो आईसी सही है आपकी। हाँ बताइए। ठीक है ना। तो वीरेज 1 और वीरेज 2 को चेक करने का तरीका, वीरेज 1 तो बहुत आसान है, कॉइल के ऊपर चेक हो जाता है, लेकिन वीरेज 2 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आईसी का बिटमैप ओपन करना पड़ेगा किसी दूसरे फोन में, या फिर उसी फोन में, जिस भी फोन में मिल जाए, और जितने भी येलो कलर की पिन बिटमैप में दिखेगी, उन तीनों को फास्ट आपको जो है रीडिंग ले लेना है। रीडिंग मतलब कि कोई पिन अगर ओपन भी आती है तो आपको वहां परेशान नहीं होना है, बस शॉर्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं आनी चाहिए? शॉर्ट नहीं आनी चाहिए। और पावर गुड की पिन एग्जैक्ट आप चेक करेंगे, ये ओपन नहीं होनी चाहिए। पावर गुड की जो पिन है ये ओपन नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर आनी चाहिए चार्जिंग आईसी टू पावर आईसी, चार्जिंग आईसी टू पावर आईसी, ठीक है। इस तरह से हमें जो है क्लियर होगा कि हमारी पावर आईसी की पूरी पैड क्लियर है, आउटपुट क्यों नहीं बना रहा, तो फिर हम सीपीयू निकाल देंगे, फिर हम सीपीयू क्या करेंगे, निकाल देंगे। और अभी कुछ मॉडल में ऐसे भी आ रहे हैं कि जब ईएमएमसी निकालो, क्योंकि उसमें रैम है, रैम शॉर्ट हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ईएमसीपी है, और ईएमसीपी में दो चीजें होती हैं, आपको पता ही है, रैम और रोम, रैम और रोम। एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी, जिसमें स्टोरेज होता है, इसमें स्टोरेज होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, और ये एक एक्सेस मेमोरी है जो इसी रीड ओनली मेमोरी को रीड करने में हेल्प करता है सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू रैम की मदद से इस रीड ओनली मेमोरी को रीड करता है, और जो भी डेटा होती है वो MIPI के थ्रू डिस्प्ले पर आउट करती है, डेटा रीड करके, ठीक है। तो इस रैम और रोम के लिए भी इसमें पावर्स होते हैं, रैम पावर और रोम पावर, मतलब कि EMMC पावर। रोम को ही EMMC बोलते हैं, EMMC। सर हाँ बताइए। जैसे एक एलडीओ की कोई लाइन अगर शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन में बग वोल्टेज बनना बंद हो जाता है, या फिर बहुत सारे सेट होता है रिस्टार्ट कंडीशन में भी होता है? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर मेन एलडीओ शॉर्ट होगा तो सारी वोल्टेज बंद हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो पेरिफेरल सेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि कोई ऑडियो सेक्शन में जाने वाली वोल्टेज है या डिस्प्ले पे जाने वाली वोल्टेज है, तो वहां पे फोन जो है आपका रीस्टार्ट करने लगेगा, समझ रहा है ना। टच के लिए वोल्टेज है, सेंसर के लिए वोल्टेज है, फिंगरप्रिंट के लिए, तो आपका फोन वहां पे रीस्टार्ट करने लगेगा। कैमरा के लिए वोल्टेज है तो फोन स्टक ऑन लोगो या रिस्टार्ट करने लगेगा। लेकिन जो मेन बूट की वोल्टेज है, अगर वो शॉर्ट होगी तो पूरी आउटपुट ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है।
विरेज 1.8। विरेज 1.8 जो है ना L5 जो बूट वोल्टेज है, जो बूट प्रोसेस में जी यूज होता जी है, वो शॉर्ट होगा जी तो फिर जी पूरी आउटपुट हो जाएंगी। लेकिन जो पेरिफेरल के लिए है, जैसे कैमरा के ऊपर, टच के ऊपर, नेटवर्क सेक्शन में, फिंगर सेंसर के ऊपर, हमारी जितनी भी I2C के ऊपर जी ये लाइन अगर जी ओपन हो रही है, जी शॉर्ट हो तो आपका फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? आपके यहाँ से बहुत इको आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है, सेपरेट प्लेस पे जाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब देखना है सभी वोल्टेजेस 0.8 होती हैं कॉइल के ऊपर। हायर एलडीओ 2 वोल्ट का होता है, लोअर एलडीओ 1.25 होता है इस फोन में। और ये जो पावर आईसी हम यहाँ पे कंसिडर कर देना 8953, और यहाँ पे पीएमआई 8952 8940 दोनों सेम होता है। हाँ, बस ये होता है कि इन दोनों आईसी को केवल आप रेडमी के फोनों में रिप्लेस कर सकते हैं, 8952 की जगह पे 8940 लगा सकते हैं। लेकिन ओप्पो के फोन में या वीवो के फोन में अगर ये आईसी मिलती है कभी आपको, तो आप इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें आपका फोन फेक चार्जिंग में आ जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर रूप से सारी चीजें सही हैं, लेकिन उनके अंदर जो कोडिंग का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। रेडमी में वो मैच कर जाता है, लेकिन ओप्पो वीवो में नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से विरेज 1 विरेज 2 का जो है हो गया। अब ये जो पावर्स दिख रहे हैं ना, रैम पावर और रोम पावर, ये कहां से? ये एलडीओ से ही तो आ रहे हैं, ये एलडीओ से ही तो आ रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर क्या किया गया, आगे के फोनों में जो रैम पावर थी उनको कॉइल पे बनाना शुरू कर दिया, इसीलिए पावर आईसी के आउटपुट में कॉइल की संख्या बढ़ गई। अभी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो रैम पावर थी जो पहले एलडीओ से आ रही थी, उसको कॉइल पे बनाना शुरू कर दिए, तो कॉइल की संख्या बढ़ गई। सीपीयू थोड़ा हैवी हो गया तो उसमें ग्राफिक सेक्शन ऐड कर दिया गया, तो जीपीयू की पावर बढ़ गई। सीपीयू की खुद की रिक्वायरमेंट थी, जो एप्लीकेशन प्रोसेसर और कोर जो पावर है, एप्लीकेशन कोर और मेन कोर जो है, उनकी भी नीड बढ़ गई। तो वहां पे और भी पावर्स बनाने के लिए और क्वाइल्स की जरूरत पड़ी। दो क्वाइल पे कोर पावर बन रही है और 5 क्वाइल पे एपीसी पावर बन रही है। इस तरह की सर्किट भी बनने लगी, इसलिए पावर आईसी की क्वाइल्स की संख्या बढ़ गई और नए तरीके की पावर आईसी मार्केट में आई। ठीक है, तो कुल मिला के यही हुआ कि सीपीयू का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो पावर आईसी चेंज करना पड़ा, और चेंज करके 2-2 पावर आईसी, 3-3 पावर आईसी, 4-4 पावर आईसी फोन में लगाना पड़ा। और यहाँ पे हमारी ईएमसीपी भी यूएफएस में कन्वर्ट हो गई। उसके अंदर रैम जो है वो भी, उसका साइज भी एक्सटेंड हो गया, 16 जीबी तक का रैम आने लगा, 12 जीबी, 16 जीबी, 8 जीबी। ठीक है, क्लियर है? सर रैम पावर के लिए कुछ वोल्टेज होगा सर इसमें, रैम पावर रोम पावर के लिए? हाँ, यहाँ पे एलडीयू से ही आते हैं, ये विरेज 2 से ही आते हैं रैम और रोम की पावर। वैसे तो रोम की पावर आपको 2.71 होता है, और एक 1.8 L5 वाली जो होती है ना, यही जाती है, जो कि वीसीसी क्यू होती है। L5 की जो वोल्टेज है ये, यही वोल्टेज वीसीसी क्यू होती है, वीसीसी क्यू, जो कि रोम पावर रैम के लिए रैम की VDD1 जो होती है वही वोल्टेज यही होती है, VDD1 ऐसे। 1.80। हाँ, अभी हम रैम और रोम की पावर सेपरेट लिखवा देंगे कहाँ पे क्या होता है। जी वैसे रैम के लिए 3 पावर होगी, रोम के लिए 2 पावर होगी। ठीक है ना? रैम की जी जो 3 पावर होगी जी DDR3 में नहीं होगी, DDR4 में होगी। और DDR3 रैम होगा तो जी उसमें 2 ही पावर होगी जो 3 पिनों से कनेक्ट होगी। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जी अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि और भी चीजें हैं इसके अंदर जो समझ लें। एक बार बेस फोन में समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जी तो इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं, स्टोरेज को। अब ये होता है पावर लेवल, ये केवल क्या होता है? पावर लेवल। इसके बाद क्या चाहिए हमें? क्लॉक, फिर रीसेट, फिर इनेबल, फिर जाके डिस्प्ले आएगा, है ना? तो पावर के बाद अब आता है क्लॉक। तो यहाँ पे क्रिस्टल लगा होता है, जो कि पावर आईसी से जनरेट होने वाली लो नॉइज सिग्नल को, मतलब 19.2 मेगाहर्ट्ज की जो नॉन प्योर सिग्नल होती है, उसको स्मूथ सिग्नल में कन्वर्ट करके रिटर्न आईसी को देता है। फिर आईसी जो होती है एक स्लिप क्लॉक सिग्नल जो है सीपीयू को देती है। स्लिप क्लॉक जो कि होती है 32.768 किलोहर्ट्ज। हम इसको बोलते हैं 32 किलोहर्ट्ज। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सीपीयू से एक बेसबैंड क्लॉक इनेबल आता है सीपीयू से पावर आईसी के अंदर, BBCLK इनेबल। उसके बाद जो है
बेसबैंड क्लॉक जनरेट होता है और सीपीयू को मिल जाता है बीबी क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज होता है 19.2। ये सिग्नल जब सीपीयू को मिल जाता है तो अब सीपीयू को करना है रीसेट। क्लॉक पूरा हुआ, अब करना है सीपीयू को रीसेट। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे हम ब्लू कलर ले ले रहे हैं और सीपीयू को यहाँ पे किया जाएगा रीसेट एक कंपोनेंट से होके यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा रहता है पावर पीएम पावर ऑन रीसेट, पीएम पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्ट। ये रीसेट जाने के बाद सीपीयू रीसेट होगा और जैसे ही रीसेट होगा एक लॉजिक स्टार्ट करेगा वो, जिसे बोलते हैं एसपीएमआई लॉजिक, और उसके थ्रू इन दोनों आईसीज की डेटा जो है रिसीव करेगा और उसके बाद ही पावर सीक्वेंस को होल्ड करेगा। तो वो लॉजिक को हम रेड कलर में कर लेते हैं। यहां से एक लॉजिक स्टार्ट करेगा ये, जिसका नाम है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस लॉजिक, जिसमें क्या होता है एक एसपीएमआई क्लॉक होगा और एक एसपीएमआई डेटा होगा, एसपीएमआई डेटा। ये दोनों ट्रैक लाइन जो है मेन पीएम में भी जाएगी और आगे चार्जिंग में भी जाएगी। चार्जिंग में भी जाएगी और साथ ही साथ ये जो पावर ऑन रीसेट है, ये पावर ऑन रीसेट भी इस चार्जिंग आईसी को जाएगी। इस चार्जिंग आईसी को जाएगी इस तरह से। तो पावर ऑन रीसेट यहाँ पे दो डायरेक्शन में जाएगी, एक तो सीपीयू में और एक चार्जिंग आईसी में। दोनों रीसेट होंगे और दोनों की डेटा जो है सीपीयू को प्रॉपर यहाँ पे मिलेगी इस डेटा लाइन से। उसके बाद सीपीयू जो है मेन पावर आईसी को सिग्नल भेजेगा जो कि होगा पावर सीक्वेंस होल्ड, जो कि होगा पावर सीक्वेंस होल्ड। तब जाके सारी वोल्टेज स्टेबल होगी और पीसी पर डीपीडीएम लाइन अगर सही होगा तो पीसी पर पोर्ट बनेगा सीपीयू का पीएस होल्ड। इसमें भी 1.8 वोल्टेज होगा जो कि सीपीयू टू मेन पीएम में जाएगा, सीपीयू टू मेन पीएम, जो हमारी मेन पावर आईसी है जिसमें बक जनरेट हो रहा है। उसके बाद बक वोल्टेजेस स्टेबल हो जाएंगी और सीपीयू जो है डीपीडीएम। सर एसपीएमआई जो है डेटा क्लॉक पे भी कुछ वोल्टेज जनरेट होंगे सर या फ्रिक्वेंसी? कुछ वोल्टेज जनरेट नहीं होगी, ये पूरा ड्रॉप रहेगा। इस पे आपको केवल और केवल जीआर चेक करना है बस। इस पे सिर्फ जीआर चेक करना है। जीआर अगर तीनों के अंदर प्रॉपर कनेक्ट है तो फिर ये लाइन की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी जी। और डीपीडीएम अगर आपका सही रहा तो पीसी पर पोर्ट बन जाएगा और वोल्टेज भी स्टेबल हो जाएंगे। जो ये 0.8 बन रहे थे ये फ्लैक्चुएट नहीं करेंगे मल्टीमीटर में, अप डाउन नहीं होंगे, स्टेबल 0.8 दिखेंगे और डीपीडीएम के थ्रू जो है आपका पीसी पर पोर्ट बन जाएगा। सीपीयू का वहां पे कॉलकॉम का 9008 पोर्ट बन जाएगा, ठीक है क्यूडी लोडर जी 9008 ये पोर्ट जो है ओके हो जाएगा। और जब ये पोर्ट बन जाता है उसके बाद आप स्टोरेज लगाएंगे बोर्ड में और स्टोरेज की भी वोल्टेज चेक करेंगे और स्टोरेज के साथ में जो रैम है रैम की भी वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वो दोनों चीजें सही हैं तो रैम की जो कम्युनिकेशन पिन है और स्टोरेज की जो 8 बिट कनेक्टिविटी पिन है और उसमें क्लॉक और कमांड की जो लाइन है उन लाइन को भी चेक करेंगे और उसके बाद हम स्टोरेज लगाएंगे तो प्रॉपर फोन जो है ऑन हो जाएगा। अगर इन लाइनों में से जो लाइन हमने बताया अभी कि 8 बिट कनेक्टिविटी लाइन और ईबीआई प्रोटोकॉल की लाइन और रैम की वोल्टेज लाइन और रोम की वोल्टेज लाइन, इनमें से कोई भी ट्रैक शॉर्ट है या मिसिंग है तो फोन रीस्टार्ट में भी जा सकता है और अगर ओपन है तो फोन ऑटो पोर्ट में ही रहेगा लगाने के बाद भी। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे ड्रॉ करके। स्टोरेज हमने अभी ड्रॉ नहीं किया, दिख रहा है ना। तो ये था पूरा जो है पावर को स्टेबल करने का प्रोसेस, दिख रहा है। चलिए इनको एक बार स्कीमेटिक पे दिखाते हैं। हम पहले इसीलिए इस बेस फोन को उठाए हैं ताकि आप लोग का जो बेसिक है थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा पहले और उसके बाद आगे जो है समझ सकते हैं सारी चीजों को। यहाँ पे हम इसकी स्कीमेटिक और लेआउट ओपन करेंगे, डायग्राम और लेआउट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चार्जिंग आईसी दिख रहा है, सीपीयू के जस्ट बगल में होता है ये। यहाँ पे इसका नंबर U900 दिख रहा है हमें। इसके नंबर को कॉपी कर लेते हैं, डायग्राम में हम इसको सर्च कर लेते हैं, इतना सबको आता होगा। ये यहाँ पे दिखा, यहाँ पे वीबस की एंट्री हो रही है। वीपीएस पावर में ढूंढ के इन पे बूट कैप पे 8 वोल्ट चेक कर लेना। अगर ये 8 वोल्ट बन रहा है मतलब यहाँ से पावर गुड जनरेट हो रहा होगा। यहाँ पे पी गुड सिस्टम ओके लिखा है 103 नंबर की पिन से, ये सिस्टम ओके जनरेट करेगा, आगे जाएगा ये
इसको हम सर्च कर रहे हैं आगे, ठीक है। ये आगे जाएगा मेन पीएम के अंदर, देखिए यहाँ पे इसकी टेस्ट पॉइंट दी हुई है और ये मेन पीएम के अंदर पावर ऑन करने के लिए जाएगा। तो मेन पीएम का पावर जो है ऑन होगा, ठीक है, और मेन पीएम आउटपुट वोल्टेज बनाना शुरू करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट आप देख सकते हैं, ये 2 पिन है जो इसमें मेगा इन 19.2 मेगा हर्ट्ज जो है इन हो रहा है और आउट हो रहा है, मतलब कि यहीं से आउट होगा और फिर रिटर्न यहीं इन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस है। हाँ बताइए। चार्जिंग आईसी क्लियर करने के लिए हमको पीएम ऑन गुड वाला वोल्टेज चेक करना है और बूट कैप पे वोल्टेज चेक करना है, तो इससे हमको क्लियर हो जाएगी हमारी चार्जिंग आईसी से केवल इतना चीज क्लियर करने के लिए कि चार्जिंग आईसी फोन को ऑन कराने के लिए ओके है कि नहीं, अगर ये चीज चेक करना है तो हमें केवल बूट कैप और सिस्टम चेक कर लेना है। फेक चार्जिंग है वो दूसरी चीज है, ठीक है। पी गुड ना पीएम गुड, हाँ पावर गुड सिस्टम ओके, पी गुड सिस्टम ओके, यहाँ पे हमने लिखा है वो देख सकते हैं। ठीक ठीक, ये दो वोल्टेज अगर ओके बन रहे हैं तो हमारे चार्जिंग आईसी मतलब ऑन कराने के लिए मतलब पीएम को आगे वोल्टेज जनरेट कर रहा है। हाँ केवल इस फोन में याद रखिएगा, केवल इस तरह के फोन में जो पुराने वाले वर्जन मतलब जिसके अंदर पीएमआई लगी हुई है, हाँ उसमें आगे अभी वर्जन चेंज होगा, जब डबल पीएम आएगा ना तो उसका नाम फिर चेंज होगा, उस सप्लाई का नाम चेंज होगा, ठीक है। अभी हम आगे लिखेंगे। जी 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 जी। अब जो है ये पावर आईसी का कंट्रोल सेक्शन है, ये हम चीजें आपको समझना सिखाएंगे। देखिए कंट्रोल सेक्शन हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑन ऑफ बटन कनेक्ट है, जिसके अंदर हमारा रीसेट लाइन आ रही है, जिसके अंदर हमारी आरएफएफई कनेक्ट है, आरएफएफई बोल रहा हूँ, एसपीएमआई कनेक्ट है। तो क्या यहाँ पे कहीं एसपीएमआई लॉजिक दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है एसपीएमआई क्लॉक और डेटा, मतलब कि यहीं पे इसका पूरी तरह से कंट्रोल सिस्टम है, यहीं पे इसका माइंड है, इस आईसी का माइंड यहीं पे है, सब कुछ खेल यहीं से होता है आईसी में। तो यहीं पे एसपीएमआई क्लॉक और डेटा कनेक्टेड है, मतलब ये इसका कौन सा सेक्शन हुआ, ये कंट्रोल सेक्शन हुआ। ये आईसी का कौन सा सेक्शन हुआ, कंट्रोल सेक्शन हुआ। आगे इसका नंबर हम फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे U1100 और सर्च करेंगे तो देखिए ये इसके अंदर का, हाँ अभी वहीं पे है जहां पे थे, सर्च किया, ये आगे का जीपीआईओ सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंटरनल सेक्शन, मतलब इसके अंदर एक कोडिंग होती है, ये प्रोग्रामेबल एरिया होता है जीपीआईओ, ये लॉजिक की तरह से वोल्टेज जनरेट करता है। ये हर टाइम वोल्टेज नहीं मिलता आपको इसमें, और इसके अंदर आपको कई बार देखने को बोर्ड आईडी रजिस्टर, ये सारी चीजें भी मिलती हैं। तो इस सेक्शन को अभी आपको नहीं चेक करना होता है। आगे जब बढ़ेंगे, ये पूरा ग्राउंड दिख रहा है, ये दिख रहा है कोड, मतलब बक सेक्शन, मतलब यहाँ से हमारी क्वाइल कनेक्टेड होंगी। यहाँ पे दिख रहा है क्वाइल 1 2 3 4 5 और ये क्वाइल यहाँ भी कनेक्ट है, 2 क्वाइल आपस में कनेक्ट है ये, और एक सिंगल क्वाइल है। तो देखिए टोटल 7 क्वाइल है, क्योंकि लास्ट वाली क्वाइल पे हमने देखा तो यहाँ पे वीरेज S7 लिखा हुआ था, S7 मतलब 7वीं क्वाइल, और यहाँ S1 से शुरू हुआ था। 7 क्वाइल लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे इनपुट हो रहा है बार बार बीपीएच। देखिए यहाँ पे एक बार बीपीएच पावर आया, एक बार यहाँ इन हुआ, फिर ग्राउंड, फिर यहाँ इन हुआ, फिर ग्राउंड, फिर यहाँ इन हुआ, फिर ग्राउंड, फिर यहाँ, इसमें से किसी भी पॉइंट पे अगर बीपीएच मिस होता है इनपुट में, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आईसी ऑफ हो जाएगी और कोई भी आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको चेक करना होगा सॉर्टिंग, इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं इस तरह से। चाहे तो आप स्कीमेटिक को कंबाइन कर लेंगे तो वो इजीली दिखता जाएगा, बगैर साइड बाय साइड कंबाइन कर सकते हैं आप लोग। कंबाइन करना आता है यहाँ से, अभी कंबाइन कर देंगे तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ से कंबाइन करना होगा, इस पे क्लिक करना है और जिस पेज को उसके साथ कंबाइन करना है उसको ओपन करना है और उसको भी कंबाइन कर देना है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, दिख रहा है। और कंबाइन में क्या फायदा होता है कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट पे ऐसे क्लिक करेंगे तो उसकी स्कीमेटिक यहाँ पे सीधे आ जाएगी। यहाँ पे नो मैच फाउंड हो गया क्योंकि क्लिक हुआ नहीं वो। अगर यहाँ पे आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा और बड़ा करके हमें करना पड़ेगा, इसके ऊपर किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी स्कीमेटिक यहाँ तुरंत सामने आ जाएगी। देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो बता रहा है ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है, यहाँ पे लिख रहा है ना करंट सेंस माइनस करंट सेंस प्लस, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी यहाँ पे आ गई, ये पुल डाउन है चार्जिंग इनेबल डिफॉल्ट ऑन करने के लिए। ये सब हम, ये हमारी एक आईसी दिख रही है जिसमें वीबस ओवीपी आईसी है। इस तरह से कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा एमआईडी पावर की कैप है, ये हमारा वीबस लाइन है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से कंबाइन करके आप भी कर सकते हैं। इसको हम कट कर रहे हैं क्योंकि ये छोटा हो जाता है तो आपको क्लियर दिखता नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आप देखिए, यहाँ पे एलडीओ पहचानने का तरीका क्या होता है। कॉइल के आगे कोई कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहा है, वैसे तो इसमें कैपेसिटर है, इसको अगर हम सर्च करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे इसकी कैपेसिटर लगी हुई है लाइन से, और यहीं से जो लाइन रिटर्न जा रही है
ये FB लिखा हुआ है, मतलब ये फीडबैक लाइन है। यहाँ पे एक सेंसर पैड है जो कि लेयर के अंदर है और जो वोल्टेज को पास करा देता है फीडबैक लाइन के अंदर। फीडबैक लाइन के अंदर यहाँ पे देखिए, ये फीडबैक लाइन यहाँ पे 62 पे। तो इसको कैसे चेक करना है, मतलब कि 53 नंबर की पिन 62 नंबर की पिन से बजर दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा है मतलब सेंसर लाइन फीडबैक लाइन सही है। यहाँ पे लिखा है ना सेंस फ्रॉम MSM साइड फ्रॉम S1, यहाँ पे आपका जो है सेंसर लाइन कनेक्ट है जो कि फीडबैक है, और ये 53 से 62 बजर करेंगे तो सही है, अगर नहीं करेंगे तो जंपर डालो। और जंपर कहां से, उस कैपेसिटर के आगे से जंपर उठाना पड़ेगा, ना कि अंदर ही अंदर यहाँ से यहाँ जोड़ना। आप कॉइल के आउटसाइड कैपेसिटर जहां स्मूथ वोल्टेज है वहां से जंपर लाके यहाँ डालना पड़ेगा, ना कि यहाँ से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो जंपर करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये कॉइल का कौन सा पावर है, इसका क्या नाम है, इसके बारे में जानना है आपको, तो आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम यहाँ बता दें कुछ चीजें। कॉइल के आगे यहाँ कैपेसिटर है, नहीं है। इस कॉइल के आगे यहाँ कैपेसिटर दिख रहा है स्कीमेटिक में, नहीं। आगे है कैपेसिटर, जैसे अभी इसको सर्च तो आगे कैपेसिटर दिखा था दूसरे पेज में, इस पेज में है नहीं है। इस पेज में यहाँ दिख रहा है 2 कैपेसिटर और कॉइल के आगे, और यहाँ पे भी दिख रहा है। मतलब कि ये दोनों लाइन जो है LDO है। ये दोनों लाइन क्या है, LDO सप्लाई है। जहाँ पे आप देख भी सकते हो ये S3 है जो कि 1.25 ये लोअर LDO है, और ये S4 है जो कि 2.05 ये हायर LDO है। क्योंकि यहाँ पे जस्ट कॉइल के आगे कैपेसिटर और वहीं से फीडबैक आ गया है, वहीं से फीडबैक आ गया है। तो इस तरह से हम स्कीमेटिक में भी पहचान सकते हैं कि जिस भी कॉइल के जस्ट आगे उसी पेज में कैपेसिटर दिया होता है, वो कॉइल की लाइन जो होती है वो LDO वोल्टेज होती है। अब LDO वोल्टेज क्या होती है आगे समझेंगे। यहाँ पे 2 कॉइल कनेक्टेड है, इस पे कोई कैपेसिटर नहीं है, ये हमारा APC पावर होगा, मेन CPU का पावर होगा, और यहाँ पे एक सप्लाई दिख रही है जो भी कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ये भी एक ट्रिक है कि अगर कोई कैपेसिटर कॉइल के आगे नहीं है मतलब वो सप्लाई डायरेक्ट CPU में जा रही होगी, कंफर्म है। तो चलिए हम देखते हैं सर्च करके इनको। सर्च किया तो ये सीधा CPU में आया जो कि मॉडर्न पावर है, मतलब इस पे कोई वोल्टेज पहले नहीं बनेगी। जब आप चेक करोगे डेड कंडीशन में तो इस पे कोई, इस कॉइल की वोल्टेज नहीं होगी। अब दूसरे कॉइल की लाइन को कॉपी करते हैं S2 वाली वोल्टेज को। तो याद रखिएगा जो कॉइल के ऊपर बनता है वो S1, S2, S3, S4, S5, S6 ऐसे से स्टार्ट होगा। वीरेज S1, वीरेज S2, वीरेज S3 ऐसे। लेकिन LDO पे बनता है तो वीरेज L1, वीरेज L2, वीरेज L3 ऐसे। LDO वोल्टेज में L करके आएगा और कॉइल वाली वोल्टेज में S करके। मतलब कि केवल हम ये नाम देख के बता सकते हैं। कहीं पे अगर ये नाम लिखा हुआ है ऐसे तो इस नाम को हम देख के बता सकते हैं। वीरेज S2 मतलब ये दूसरे कॉइल से बन रही है, और S2 मतलब कॉइल पावर है। अगर L2 लिखा होता तो LDO पावर है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कोर पावर है, ये बनेगा हमारा 0.8। इन कैपेसिटर पे चेक कर सकते हैं या उस कॉइल पे चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ था। और ये CPU में भी जा रहा है एक जगह और पे। देखिए यहाँ पे CPU में कोर पे तो जा ही रहा था, एक और सेक्शन में जा रहा है CPU के SD कार्ड कनेक्टर के लिए। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नहीं तो ये वोल्टेज अगर यहाँ नहीं पहुंचेगी तो हमारा EMMC डिटेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे LDO दिख रहा है। तो अभी हमने बताया कि इस फोन में हमने देखा है कि LDO भी CPU के अंदर इन करता है, लोअर LDO। तो देखते हैं कर रहा है नहीं कर रहा है। तो लोअर LDO को कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। तो देखिए ये लोअर LDO भी अभी तो PM में ही है, 8953 PM के अंदर ही है। और सर्च किया तो ये देखिए ये हमारी रैम के अंदर आ रही है जो कि VDD2 वोल्टेज है, DRAM पावर जिसको बोलते हैं। VDD2 3 वोल्टेज होती है, VDD1, VDD2 और VDDQ 3 वोल्टेज होती है। तो इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे। रैम पे भी जा रही है ये वोल्टेज, और VDDQ पे भी यही वोल्टेज कनेक्ट कर दिया गया है। एक बार और VDDCA पे भी कनेक्ट कर दिया गया है। ये EVI कॉल को एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ पे वोल्टेज दे दिया गया है। CPU के अंदर है वो, ये चीज CPU के अंदर है। ये CPU है MSM 8953। यहाँ पे भी CPU है जिसकी PX1 पे कनेक्ट है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पे LPDDR3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है जब CPU रिक्वायरमेंट पढ़ाएंगे। ये वोल्टेज फिर से CPU में एक बार और दिया गया है जो कि DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस और कैमरा सीरियल इंटरफेस को ऑन करने के लिए। अगर ये वोल्टेज यहाँ मिस होती है, रजिस्टर निकल जाता है, तो आपका जो है डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, ये रजिस्टर निकल जाएगी तब भी MIPI एक्टिव नहीं होगा। और ये वोल्टेज को सेंसर पैड से नाम भी कन्वर्ट कर दिया गया है। EVI हायर वोल्टेज PLL जो यहाँ पे दिख रहा है, EVI हायर वोल्टेज PLL, ये लोअर LDO ही है। फिर इसको एक बार और कन्वर्ट किया गया, इसका नाम MIPI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस PLL। तो डिस्प्ले के लिए ये वोल्टेज है। अगर ये लाइन CPU में कनेक्ट नहीं होगी तो हमारा डिस्प्ले पे कोई भी ग्राफिक नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एक बार GPS के लिए भी है, तो GPS काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ये वोल्टेज भी, ये पैड ओपन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से लोअर LDO CPU के अंदर मल्टीपल टाइम इन कर रहा है इसमें। लेकिन यही चीज आप 8 और 8A के अंदर देखेंगे तो CPU के अंदर लोअर LDO और हायर LDO एकदम ही नहीं जाता है, बस पावर IC से निकल के रिटर्न पावर IC में ही चला जाता है और कन्वर्जन हो जाता है उनका। कन्वर्जन क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। हायर LDO, हाँ बताइए।
ये जो लाइट सेक्शन के लिए जो MIPI की एक सेंसर पैड है ना सर, ये टूटने पर भी पूरे वोल्टेजेस रहते सर, उसके वोल्टेजेस उसको बराबर रहते। क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल आया था सर, तो मेरे पास एक मोबाइल आया था पूरा मेरे पास एक मोबाइल आया था सर, इसमें लाइटिंग सेक्शन बराबर है, प्लस MIPI लाइन भी बराबर है सर, रीसेट लाइन भी बराबर है, मगर ग्राफिक कुछ नहीं आ रहा है सर उसमें। हाँ, तो यही या सीपीयू के अंदर जितनी भी DSI और CSI से रिलेटेड पिन है उनके ऊपर वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चेक करेंगे। जी ठीक है सर। ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर रहा है, एक बार देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये हायर एलडीओ है, इसको हम सर्च करेंगे तो रिटर्न ये पावर आईसी में ही चली जा रही है। देखिए यहाँ पे 8953 लिखा है, और सर्च करते हैं तो एक बार और जा रही है पावर आईसी में। ये जा रही है तो क्या बना रही है, देखिए इससे बन रहा है L4, L5, L6, L7, L16, L19। मतलब ये जो हायर एलडीओ है ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार की वोल्टेज में टूट रही है। तो इसके अंदर हाई करंट होगा और 2 वोल्ट की सप्लाई है। जब ये इतने सारे करंट वोल्टेजेस में टूट रही है तो सब में 1.8 होना चाहिए। देखिए L4 1.8 है, तो यहाँ पे दिख रहा है L4 कितना है 1.8, L5 भी 1.8, और L5 के आगे इतने पेज नंबर लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जो ये L5 है ये इतने सारे सेक्शन में इतने सारे पेज के ऊपर गया हुआ है, इसलिए इतना सारा पेज नंबर लिखा हुआ है। और ये L6 जो है 1 2 3 4 5 पेज पे गया हुआ है, मतलब 5 सेक्शन में गया होगा, 5 जगहों पे गया होगा, 5 आईसी में गई होगी, 5 लोकेशन पे इसका काम होगा। ठीक है, बोर्ड में। तो इस तरह से तो सभी वोल्टेजेस हमें 1.8 दिख रहा है, जो कि कन्वर्जन हो रहा है किससे, 2 वोल्ट की हायर एलडीओ से इनका कन्वर्जन हो रहा है, और ये वोल्टेजेस में ये टूट जा रही है। तो जितने भी ये वोल्टेजेस होंगे इनका मेन सोर्स पावर कौन है, ये है ना हायर एलडीओ। तो हायर एलडीओ के अंदर जितनी भी करंट होगी बस वही करंट डिवाइड हो जाएंगे, इनमें कोई एक्स्ट्रा करंट कहीं से नहीं आएगा। अगर इसमें 3 एम्पियर की करंट है तो वो सब करंट इसमें बट जाएंगे, और शायद इसमें करंट का अमाउंट भी लिखा होगा, नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इनमें लो करंट होता है 50 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 600 मिली एम्पियर, इस तरह की करंट होती है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है, अगर आप देखेंगे तो करंट का वैल्यू जो होता है काफी कम ही होता है, 600 मिली एम्पियर, 1200 मिली एम्पियर, इस तरह से 600 मिली एम्पियर, 450 मिली एम्पियर, इस तरह से करंट जो है आपको शो होगा। यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम करंट, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम करंट, तो यहाँ पे लिख रहा है 150 मिली एम्पियर, हर एक लाइन के बारे में बता रहा है। L10 की मैक्सिमम करंट 150 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो करंट भी इसमें छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं, बहुत कम करंट होते हैं इनके अंदर, लेकिन मैक्सिमम 1.2 एम्पियर तक करंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, मतलब 1 एम्पियर से थोड़ा सा अधिक, जो कि एलडीओ पावर्स हैं। इनमें से सभी पावर्स की जो करंट है यहाँ पे साइड में दिया हुआ, लेकिन ब्लर है वो। ठीक है, अब जो ईएमसी की जो पावर है उसमें मैक्सिमम 600 मिली एम्पियर की करंट है। अब आप उसमें 1200 मिली एम्पियर वाली करंट इंजेक्ट करेंगे तो फोन आपका रिस्टार्ट पे भी जा सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो करंट जिसके लिए है उसके अकॉर्डिंग करंट वहां पे आना चाहिए वोल्टेज के साथ में, तो फोन आपको प्रॉपर चलेगा। ठीक है, अगर उसमें आप करंट कम ज्यादा करेंगे तभी फोन काम करेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद दोबारा जब डेड हो तो फिर से वो फोन रिपेयर ही ना हो। और सर्च करते हैं हायर एलडीओ को, तो ये हायर एलडीओ ऑडियो सेक्शन में भी जा रहा है, उसी पावर आईसी के अंदर कोडेक सेक्शन जो है PM8953 लिखा हुआ है यहाँ पे, उस कोडेक में भी जा रहा है, जिससे हमारा हेडफोन एक्टिव होगा। और सर्च करते हैं तो ये पावर आईसी के अंदर जा रहा है, उसी पावर आईसी के अंदर जा रहा है, यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में भी जा रहा है, जिसकी मदद से एक्सो RF क्लॉक, यानी कि ये जो क्लॉक बन रहे हैं RF की WTR के लिए या फिर बेसबैंड के लिए, ये जो क्लॉक है वो बनेंगे नहीं। अगर ये रजिस्टर रिमूव हो गया तो हमारा फोन डेड हो जाएगा। और सर्च करते हैं तो ये हमारा हायर एलडीओ, तो क्या ये हायर एलडीओ सीपीयू में गया? नहीं, ये हायर एलडीओ यहाँ से बना और रिटर्न 3-4 बार पावर आईसी में ही गया और कहीं नहीं गया। ठीक है, लेकिन लोअर एलडीओ ऐसा नहीं किया। लोअर एलडीओ रिटर्न पावर आईसी में वीरेज 2 में जा ही रहा है, साथ ही साथ सीपीयू में भी कई अलग अलग एक्स्ट्रा काम के लिए जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लोअर एलडीओ भी इंपॉर्टेंट हो गया है, जबकि Redmi 8 में जो आईसी है वो 439 है। PM439 में ऐसा नहीं होता है। PM439 किसी भी फोन में लग जाएगा तो उसके साथ जो सीपीयू होती है वो SDM439 होगी, और उस SDM439 में लोअर एलडीओ का कोई काम नहीं है। और ये जो सप्लाई दिख रही है ये हमारी एपीसी सप्लाई है, एप्लीकेशन कोर के अलावा जो दूसरा कोर है एप्लीकेशन कोर, ये दिख रहा है एपीसी, ये भी हमारी बक सप्लाई है, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई है। इसके बाद हमें एक मेमोरी सप्लाई यहाँ पे दिखेगी। ये मेमोरी सप्लाई जो है सीपीयू की इंटरनल मेमोरी होती है, ना कि सीपीयू की वो
बोर्ड की मेमोरी है, ये सीपीयू के अंदर भी कुछ इंटरनल मेमोरी होती है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आरपीएम भी प्रोग्राम किया गया है सीपीयू के अंदर, तो वो किस मेमोरी में किया गया है, वो किसी न किसी मेमोरी में ही किया गया है। तो उस इंटरनल मेमोरी को ऑन कराने के लिए भी ये पावर चाहिए। तो अगर ये पावर यहाँ नहीं मिलेगी तो भी फोन आपका क्या होगा, डेड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पावर है। तो इस तरह से हमने देखा कि वीरेज 1 और वीरेज 2 पावर जो है, और इस मेमोरी पावर का और भी यूज किया गया है। और ये S7 रिटर्न फीडबैक आ गया, यहाँ पे ये कॉइल पावर है, ठीक है। तो इस मेमोरी पावर का और भी जगहों पे यूज किया गया है। तो आपने यहाँ पे अभी क्या देखा, वीरेज 1 और वीरेज 2, वीरेज 1 और वीरेज 2। अब हम देखेंगे स्लिप क्लॉक। फिर से हम इस नंबर को कॉपी करेंगे, U1100 सर्च करेंगे। कंट्रोल सेक्शन में सारी चीजें अब हमें मिलेंगी, क्योंकि पावर तो हमने देख लिया है। तो कंट्रोल सेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट है और SPMI लॉजिक है। तो बस यहाँ से हमें निकलना है स्लिप क्लॉक। यहाँ दिख रहा है स्लिप क्लॉक 1, ये रजिस्टर चेक करेंगे और ये स्लिप क्लॉक जाएगा सीपीयू के अंदर। ये सीपीयू के अंदर स्लिप क्लॉक लिख रहा है, MSM 8952 लिखा है, सीपीयू के अंदर स्लिप क्लॉक जाएगा। फिर यहाँ से CXO इनेबल मिलेगा, मतलब कि MSM बेसबैंड क्लॉक इनेबल, ये बेसबैंड क्लॉक इनेबल जाएगा पावर आईसी के अंदर। ये देखिए पावर आईसी के अंदर आया, तो फिर यहाँ से बेसबैंड क्लॉक जनरेट होगा इस रजिस्टर पे। और ये बेसबैंड क्लॉक, ये PM है, ये PM है, ठीक है, ये 8953 लिखा हुआ है, यहाँ से जनरेट होगा और यहाँ से जनरेट होकर हमारे जो ये सीपीयू के अंदर जाएगा। ये ट्रैक भी प्रॉपर कनेक्ट होनी चाहिए। CXO बोलते हैं बेसबैंड क्लॉक पे जो कनेक्शन होता है सीपीयू के अंदर, वहां लिखा रहता है CXO, ठीक है। उसके बाद आपको रीसेट की बारी होती है। तो ये हमारा सीपीयू है, सीपीयू में देखिए आपके यहाँ पे लिखा है PM पावर ऑन रीसेट, और PM पावर ऑन रीसेट आने के बाद ही यहाँ SPMI लॉजिक एक्टिवेट होगी। वो कहाँ पे है, SPMI लॉजिक यहाँ पे है, यहाँ पे SPMI लॉजिक है, सीपीयू के अंदर से एक्टिवेट होंगी ये लाइन। और दोनों आईसी, एक PMI और एक PM, दोनों का डेटा जब ये रिसीव कर लेगा, प्रॉपर डेटा रिसीव कर लेगा, तभी यहाँ से पावर सीक्वेंस होल्ड आउट करेगा और मेन PM के अंदर जाएगा। ये तो चलिए देखते हैं ये पावर ऑन रीसेट कहाँ से आ रहा है। ये पावर ऑन रीसेट हमें PMI के अंदर भी जाता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे PMI 8952 के अंदर लिखा है PS होल्ड, जबकि ये लाइन क्या है, पावर ऑन रीसेट। मतलब कि चार्जिंग आईसी का पावर सीक्वेंस होल्ड जो है वो पावर ऑन रीसेट है। चार्जिंग आईसी का पावर ऑन रीसेट जो है, चार्जिंग आईसी का जो पावर होल्ड है वो पावर आईसी का पावर ऑन रीसेट है। पावर आईसी से जो पावर ऑन रीसेट निकल रहा है वो चार्जिंग आईसी को होल्ड करा दे रहा है और साथ ही साथ सीपीयू को रीसेट भी कर दे रहा है। और उसके बाद सीपीयू यहाँ से PS होल्ड आउट कर रहा है और PS होल्ड जो है सीधा सीधा मेन PM के अंदर जा रहा है, 8952 के ऊपर जा रहा है 52 नंबर के पिन पे, और जिससे पावर सीक्वेंस होल्ड हो जा रही है। लेकिन उससे पहले ये SPMI लॉजिक एक्टिव हो जाती है। तो SPMI क्लॉक को अगर हम कॉपी करते हैं तो देखिए ये SPMI क्लॉक जो है हमें सीपीयू से निकलता हुआ दिख रहा है। ये सीपीयू है MSM 8953, सीपीयू से निकलता हुआ दिख रहा है। और ये लाइन जो है कनेक्ट है PMI 8952 के अंदर भी 38 और 39 नंबर के पिन पे, और साथ ही साथ ये लाइन जो है हमारी यहाँ पे भी कनेक्टेड है 51 और 37, जो कि हमारा पावर आईसी है। तो इस तरह से इन सभी पिनों के ऊपर GR लेना है, सीपीयू लगे रहने देंगे और चार्जिंग आईसी पावर आईसी उठाएंगे और 51 37 पे GR लेंगे और 39 38 पे GR लेंगे चार्जिंग में। तब जाके हमें क्लियर होगा कि लाइन ओपन नहीं है। उनमें से कोई भी लाइन या तो यहाँ से या तो PMI से ओपन होगी तो आपकी सारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन में आ जाएगी। ये कंडीशन हम नोट करा देंगे सबको कि किस सप्लाई से हमारी जो सिग्नल है वो वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएशन में रहता है। तो सिग्नल लाइन से ही फ्लक्चुएशन में रहता है, वो हम एक जगह नोट कर देंगे आगे, ठीक है। अभी क्या है ये समझ में आया आप लोगों को? इन्हीं चीजों को वीडियो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और स्लो करके दोबारा सुनिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, जब वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है ये, जब आपको रिकॉर्डिंग ऑप्शन में दिखेगा तो उसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। और स्लो करके दोबारा लास्ट वाली जो वीडियो स्कीमेटिक में हमने बताया थोड़ा फास्ट बताया हूँ आज, आगे आने वाले समय में थोड़ा स्लो भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है आपको जो है इनको सुनना है स्लो करके, ठीक है।